हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा क्लास है जो एसएससी सीएचएसएल के आधार पर है, जनरल स्टडी है और इसमें होंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हिस्ट्री के होंगे और महाजनपद से होंगे, यानी मगध साम्राज्य से। यहाँ से क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे जो एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल और तमाम प्रकार के जितने भी जनरल स्टडी से संबंधित एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। तो जुड़िए हमसे और क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी संस्था की तरफ से आप सभी के लिए बहुत बहुत आभार के तहत सृजन में योगदान के लिए कुछ अनुरोध किया गया है। अगर आपको लगता है कि हमारी सृजनात्मक पहल आपके सपनों को एक नई उड़ान दे रही है या दे सकती है और आप हमारे संस्थान को कुछ मौद्रिक योगदान करना चाहते हैं तो अवश्य करें, जिससे आपके सपनों को वास्तविक धरातल पर उतारने में हमारी प्रतिबद्धता और मजबूत हो सके। इसके लिए योगदान करने के लिए आप हमारे यूपीआई, पेटीएम, फोनपे, गूगल पे नंबर पर ये कर सकते हैं। इसके लिए नंबर है 8826315655। ओके, तो इस प्रकार से आभार व्यक्त करते हैं आप सभी का और सादर धन्यवाद इसके लिए। इसी के साथ हम ये क्वेट्स देख लेते हैं। पॉजिटिव क्वेट्स है, जब तक थक जाओ तो आराम कर लो, जब तक थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। मतलब इसका ये है कि इंसान जब थकता है तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि पूर्ण विराम लेके वो सो जाए और काम करना बंद कर दे। बस थक जाओ तो आराम कर लो। इसके बाद हमें धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होना है। जैसे धीरे धीरे सूर्य चलता है और उसका कभी थकने का वो प्लान ही नहीं होता कि भाई मैं थक रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे अपने काम की ओर अग्रसर रहना चाहिए। जब तक नहीं थकना चाहिए जब तक हमें अपने टारगेट को प्राप्त नहीं कर लें। ओके, तो आज हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलाना है। एक साइड महाजनपद दिए हैं, दूसरी साइड राजधानियां दिए हैं। यहां पे राजधानी है, राजधानी। ओके, तो ये देखना है गांधार, शूरसेन, वत्स, कौशल। गांधार की राजधानी क्या थी, शूरसेन की राजधानी क्या थी, वत्स की राजधानी क्या थी, कौशल की राजधानी क्या थी। ये हमारी महाजनपद की राजधानियों के बारे में चर्चा की गई है इसमें, और ये महाजनपद दी गई है। महाजनपद की बात करें तो कितनी महाजनपद थी, 16 महाजनपद थी। ओके, कितनी महाजनपद थी, 16 महाजनपद थी। और इसमें हमें मिलाना है। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है विकल्प ए। विकल्प ए, यानी गांधार की राजधानी थी, जो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला थी, और शूरसेन की राजधानी थी वो थी मथुरा, और वत्स की राजधानी थी वो थी, वत्स की राजधानी थी वो थी कौशाम्बी, और कौशल की राजधानी थी जो वो थी श्रावस्ती। ओके, जो हमारी 16 महाजनपद हुआ करती थी उन सभी महाजनपदों की राजधानियां हुआ करती थी, और इन राजधानियों का इसमें हमें मिलान करना है। जो 4 महाजनपद दी गई हैं, गांधार की जो राजधानी थी वो क्या थी, गांधार की राजधानी तक्षशिला। और शिवानी जी बिल्कुल 16 है, 16 महाजनपद हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और शूरसेन की राजधानी थी मथुरा, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी गांधार, तक्षशिला, शूरसेन, मथुरा, वत्स, कौशाम्बी और कौशल, श्रावस्ती। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था?
कुड़िक। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है विकल्प सी, यानी अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से भी जाना जाता था। अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से भी जाना जाता था। अजातशत्रु क्या था कि अजातशत्रु के पिता का नाम बिंबिसार था। अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था? बिंबिसार। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में कौन करता है? बिंबिसार। बिंबिसार करता है, और बिंबिसार का बेटा रहता है अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या 492 ईसा पूर्व में कर देता है और स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। और पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। पितृहंता मतलब पिता की हत्या करने वाला, पिता की हत्या करने वाला। इसलिए इसका सही उत्तर है अजातशत्रु। इसका सही उत्तर है अजातशत्रु। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 3 है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? कौन सा ऐसा शासक था जिसने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी, जो गंगा नदी और सोन नदी है, गंगा और सोन नदी के संगम पर। गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगोत्री से, और सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ियों से। और जहां पर ये मिलती है इस संगम पे, यानी पाटलिपुत्र यानी बिहार में है, यहां पर जो पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना की, तो ऐसा कौन सा शासक था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी घनानंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उदयन। उदयन किसका बेटा था? उदयन अजातशत्रु का बेटा था। मैंने जैसा कि बताया कि 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार हर्यक वंश की स्थापना करता है, और बिंबिसार का बेटा रहता है अजातशत्रु। अजातशत्रु 492 ईस्वी में ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर देता है और पितृहंता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अजातशत्रु का बेटा होता है उदयन। पंकज जाट, थैंक यू। शिवानी बिल्कुल सही। अजातशत्रु का बेटा कौन होता है? उदयन। और उदयन भी जैसा ही अजातशत्रु ने अपने पिता के साथ व्यवहार किया, यानी पिता की हत्या की, वैसा ही व्यवहार देखकर बोलते हैं जैसा बेटा करता है, जैसा उसका बेटा करेगा तो उसका बेटा भी वैसा ही करेगा, है ना। जैसे बुंदेलखंड में एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, तो वैसा ही उसका बेटा करता है अजातशत्रु का उदयन भी अपने पिता को यानी अजातशत्रु को मार देता है और गद्दी पर बैठता है, और पाटलिपुत्र की क्या करता है? पाटलिपुत्र की क्या करता है? वो स्थापना करता है, उदयन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है उदयन। अगले प्रश्न की बात करें, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? ओके, तो ऐसा कौन सा राजा था या शासक था जिसके समय पर द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए शिशुनाग। इसका उत्तर बताइए, किसके शासन में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी? शिशुनाग। ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी नंदीवर्धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका उत्तर क्या है? द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी?
इसका सही उत्तर है विकल्प बी यानी कालाशोक। पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में होती है? अजातशत्रु के। अजातशत्रु, ठीक है, बिल्कुल सही। जो दूसरी बौद्ध संगति होती है 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासन काल में होती है। शासनकाल में होती है, कालाशोक के शासनकाल में होती है। और एक कहां पर होती है? वैशाली में। वैशाली में, जगह का नाम है वैशाली। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता कौन करता है? सवाकामी की अध्यक्षता में यह बौद्ध संगति होती है। ओके, तो इसका सही उत्तर है कालाशोक। अगला प्रश्न है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई, वो कहां पर हुई? ऑप्शन ए फारस में, ऑप्शन बी बेबीलोन में, ऑप्शन सी मैसेडोनिया में, ऑप्शन डी तक्षशिला में। जो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई तो वो कहां पर हुई? फारस में हुई, बेबीलोन में हुई, मैसेडोनिया में हुई या तक्षशिला में हुई? इसका आंसर क्या है? डी, शिवानी कुमारी जी, डी। नहीं नहीं नहीं, बताइए बताइए और प्रयास कीजिए। बी, मेघा चौरसिया, बिल्कुल सही, बेबीलोन में हुई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। सिकंदर की बात करें तो सिकंदर यूनानी शासक था, यूनानी शासक। और इसने क्या किया? भारत पे आक्रमण किया। जो 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में कहां पर किया है? झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे इसने क्या किया? आक्रमण किया। पोरस के साथ में इसका आक्रमण हुआ और इसने पोरस को हराया सिकंदर ने, लेकिन बहुत बड़ी मुश्किल में इसने जीत हासिल की, क्योंकि पोरस भी पंजाब का बहुत बड़ा शासक था और उसके पास मतलब मजबूती बहुत थी। इसको हराने में सिकंदर को पसीने छोड़ने पड़े। ओके, तो सिकंदर अपने पास दो सेनापति लेकर आया था। सेनापति कौन कौन थे? एक था सेल्यूकस निकेटस, सेल्यूकस निकेटस। इसके बारे में बाद में बताएंगे कि सेल्यूकस निकेटस कौन था। ये कौन सेनापति था? थल सेनापति, थल सेनापति, थल सेनापति। और दूसरा था निर्याकस, निर्याकस, ये जल सेनापति था। सिकंदर अपने पास दो सेनापति लेकर आया था, एक था सेल्यूकस निकेटस, दूसरा था निर्याकस। निर्याकस था तो जो वो जल सेनापति था और सेल्यूकस निकेटस था वो थल सेनापति था। ओके, और सेल्यूकस निकेटस की बेटी से शादी किसकी होती है? चंद्रगुप्त मौर्य की। इसमें बहुत लंबी कहानी है, वो बाद में बताएंगे, ठीक है। जिसका नाम रहता है सेल्यूकस निकेटस की बेटी का नाम क्या रहता है? हेलेना, जिससे शादी होती है चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है सिकंदर की मृत्यु कौन सी जगह पर होती है? बेबीलोन। अगला प्रश्न है सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं में निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने यानी किनारे पर युद्ध हुआ? कौन सी नदी थी?
जैसा मैंने इससे पहले बताया, हाँ ऋचा शर्मा जी बिल्कुल, ये फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज कहलाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इंटरनेशनल मैरिज थी, फर्स्ट थी, हेलेना से शादी होती है। इसका उत्तर क्या है? सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध होता है वो कौन सी नदी के बीच, कौन सी नदी के पास होता है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी झेलम लिखा है यहाँ पे, झेलम, ओके झेलम, ऑप्शन सी सतलुज, ऑप्शन डी चेनाब। कौन सी नदी है? मेघा चौरसिया जी, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी झेलम। झेलम इसका सही उत्तर है। इसको, इस युद्ध को झेलम का युद्ध, झेलम का युद्ध, जैसे मैंने इससे पहले बताया, झेलम का युद्ध, बितस्ता का युद्ध, बितस्ता का युद्ध, झेलम का या बितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ओके, तो इसका सही उत्तर है झेलम का। झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरस की सेनाओं के बीच युद्ध होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का मृदघांड भारत में, मृदघांड है यहाँ पे, किस प्रकार का मृदघांड भारत में द्वितीय नगरीकरण, शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? ऑप्शन ए गैरू रंग वाले मृदभांड, ऑप्शन बी चित्रित धूसर मृदभांड, ऑप्शन सी उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन, या ऑप्शन डी काले और लाल बर्तन। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, यानी उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन। ओके, अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? जो पाली ग्रंथ थे उसमें गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए ग्रामक, ऑप्शन बी भोजक या ग्राम भोजक, ऑप्शन सी ज्येष्ठक, ऑप्शन डी ग्रामपति। इसमें कौन सा इसका आंसर सही है? ग्रामक, भोजक या ग्राम भोजक, या ज्येष्ठक या ग्रामपति? बताइए 8वें का आंसर। मेघा जी सी, इसका सही उत्तर है। और बताइए। बी, बिल्कुल सही, बी भोजक या ग्राम भोजक। ओके, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। भोजक या ग्राम भोजक पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा जाता था। उज्जैन का, ऋचा शर्मा जी इसको बताइए, आप मध्य प्रदेश से हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? शिवानी, बिल्कुल सही। अवंतिका, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी कान्यकुब्ज, ऑप्शन डी धान कटक। क्या है इसका आंसर? ऋचा शर्मा ए, बिल्कुल सही। और बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अवंतिका। ओके, अवंतिका महिष्मती भी इसी का नाम है। ओके, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन वाले बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए महापद्म नंद, हाँ महाकाल की नगरी उज्जैन। और ओमकालेश्वर कहां पर है? कौन से जिले में? मैंने बताया था ओमकालेश्वर, खंडवा में ओमकालेश्वर, और महाकालेश्वर है उज्जैन में। ओके, और महेश्वर कहां पर है? खरगोन में। ऑप्शन ए है महापद्म नंद, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी नागार्जुन। यानी नंदवंश का संस्थापक कौन था? ए ऋचा शर्मा ए, शिवानी ए, और
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महापद्म नंद। ओके, महापद्म नंद नंद वंश के क्या थे? संस्थापक थे। ओके, सबसे पहले कौन सा वंश आया? बृहदत्त वंश। कौन कौन सा वंश का क्रम क्या होगा? सबसे पहले मगध साम्राज्य में सबसे पहले कौन सा वंश आया था? बताइए। मगध साम्राज्य में सबसे पहले बृहदत्त वंश आया, इसके बाद हर्यक वंश आया, फिर इसके बाद कौन सा वंश आया? हर्यक वंश के बाद फिर आया शिशुनाग वंश, फिर इसके बाद आया नंद वंश, फिर आया इसके बाद मौर्य वंश, फिर आया शुंग वंश। मौर्य शुंग गुप्ता भी नंदता, हर्ष भोज शिवराज बंदता। ओके, इससे समझ सकते हैं आप। तो सबसे पहले कौन सा वंश आया था? बृहदत्त वंश, फिर हर्यक वंश, फिर आया शिशुनाग वंश, फिर आया कौन सा वंश? नंद वंश, फिर आया मौर्य वंश। इसका सही उत्तर क्या है? महापद्म नंद। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जैनमीज कहा गया है? यानी ग्रीक और यूनानी लेखकों के द्वारा किसको अग्रमीज या जैनमीज कहा गया है? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी महापद्म नंद, ऑप्शन डी घनानंद। किसको कहा गया है? बताइए। ये घनानंद लिखा है यहां पे, घनानंद। अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्म नंद या घनानंद? मेघा चौरसिया, गुल खिले तो सूंघ लो महक ट्रिक भी है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। गुल खिले तो सूंघ लो महक ट्रिक भी है सर। बिल्कुल, ट्रिक तो बहुत सारी होती हैं, अपने हिसाब से लोग बनाते रहते हैं ट्रिक को, और जिसको जो सहूलियत हो जिस ट्रिक में वो ट्रिक अपनाता है और याद करने में उसमें क्या होती है? सहूलियत हो जाती है। तो वो अपनी अपनी ट्रिक है, लेकिन मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूं। इसमें मैं इसका आंसर पूछ रहा हूं कि इसका आंसर क्या है? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्म नंद या घनानंद? तो इसका उत्तर है घनानंद। इसका आंसर क्या है? घनानंद, ऑप्शन डी। यानी ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज और जैनमीज कहा गया है, वो किसको कहा गया है? घनानंद को। ठीक है। 12वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? पहला। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा, ऑप्शन ए ईरानियों के द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों के द्वारा, ऑप्शन सी शकों के द्वारा, ऑप्शन डी कुषाणों के द्वारा। बताइए, जो प्राचीन भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ वो किसके द्वारा हुआ? ईरानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, शकों के द्वारा या कुषाणों के द्वारा? शिवानी कुमारी बी, मेघा चौरसिया बी। और इससे पहले भी, यूनानियों से पहले भी एक युद्ध हुआ था। ऋचा शर्मा बिल्कुल सही, ए ईरानियों द्वारा। ओके, ईरानियों द्वारा पहला विदेशी आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? इसका बताइए आंसर। ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन सी शकों द्वारा, ऑप्शन डी कुषाणों द्वारा। वो क्या था क्वेश्चन? ये था प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया, और दूसरा है
कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए ईरानियों, ऑप्शन बी यूनानियों, ऑप्शन सी शकों, ऑप्शन डी कुषाणों के द्वारा। इसका आंसर क्या है? बी। शिवानी कुमारी बी, पवन तिवारी बी, मेघा चौरसिया बी, बिल्कुल सही बी। तो इसका सही उत्तर है बी, यूनानियों द्वारा। अगला प्रश्न है ईरान के खममनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? ऐसा कौन सा शासक था जिसने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद फारस का साम्राज्य बना दिया था? फारस का उसको साम्राज्य बनाया और 20वां साम्राज्य बनाया। ऐसा कौन सा शासक था? ईरान का शासक था। ऑप्शन ए साइरस, ऑप्शन बी डेरियम, ऑप्शन सी जेरसिस, ऑप्शन डी डेरियस। जीनियस का चांद छोटू बी। अच्छा, फर्स्ट बी। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है डेरियम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ओके, अगले प्रश्न की बात करें। हाइडेस्पस या बितस्ता या झेलम, जिसका मैंने बताया था हाइडेस्पस या बितस्ता, आधुनिक नाम, इसका आधुनिक नाम यहां झेलम लिखा है। झेलम का युद्ध 325 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? 325 ईस्वी, किसी बुक में 326 बीसी दिया रहता है। ओके, तो ये युद्ध हुआ जो हाइडेस्पस या बितस्ता या झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? जीनियस जी ऑप्शन ए। अच्छा, सिकंदर पोरस, सेल्यूकस या चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद, या सिकंदर एवं आम्भी के बीच। ऑप्शन ए बताइए। ऑप्शन सभी बता रहे हैं। ऑप्शन ए शिवानी कुमारी, पवन तिवारी, जीनियस। हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिकंदर एवं पोरस के बीच। अगला प्रश्न है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 326 ईस्वी, ऑप्शन सी 323 ईसा पूर्व, या ऑप्शन डी 300 ईस्वी। इसका आंसर बताइए। 326 ईसा पूर्व या 326 ईस्वी या 323 ईसा पूर्व या 323 ईस्वी, कौन सा ऑप्शन इसका सही है? ओके, बीसी 326 बीसी, बिल्कुल शिवानी जी, जीनियस। हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 326 बीसी। और सिकंदर की मृत्यु जब होती है, जो डेथ होती है, कब होती है? 323 ईसा पूर्व यानी बीसी में। कहां पर होती है? बेबीलोन में। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो 17वां प्रश्न है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलाना है। शासक, एक साइड शासक दिए हैं, दूसरी साइड वंश दिए हैं। वंश तो ये जैसे दिया है बिंबिसार, कालाशोक, शिशुनाग, ओके, महापद्म नंद और बिंदुसार, ये दिए हैं। कौन कौन से वंश के हैं, इसको मिलाना है हमें। अब एक कालाशोक है, जो कालाशोक, ये दूसरा नंबर पर जो खाली जगह है, यहां लिखना है शिशुनाग। ठीक है, तो बिंबिसार कौन से वंश का शासक था? कालाशोक कौन से वंश का शासक था? इसका आंसर बताइएगा।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? इसका आंसर क्या है? देखो, बिंबिसार, जैसे मैंने बताया था, बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिल्कुल बी, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद कालाशोक, कालाशोक किस वंश का था? कालाशोक शिशुनाग वंश का था। और शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग का बेटा था कालाशोक, और कालाशोक के काल में ही द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, यानी 383 ईसा पूर्व में। तो कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। इसके बाद बात करें महापद्म नंद की, महापद्म नंद ने किस वंश की स्थापना की थी? तो नंद वंश की स्थापना की थी महापद्म नंद ने, तो इसका है नंद वंश। इसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार था मौर्य वंश का था, और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार था। बिल्कुल आंसर की बारिश, बहुत बहुत बढ़िया, जीनियस जी। ठीक है, तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, और बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक, सम्राट अशोक। इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला, दूसरा, सी का है चौथा, यानी बी इसका सही आंसर है, और डी का है तीसरा। हाँ, बी इसका सही आंसर। ओके, कोई गलत आंसर भी दो यार। नहीं नहीं, गलत नहीं दिए जाते आंसर, ऋचा जी, आंसर गलत नहीं दिए जाते। आते हैं तो सही, नहीं आते हैं तो फिर तुक्का लगाओ, लेकिन तुक्का जब लगाया जाता है जहां पर माइनस मार्किंग नहीं हो। जैसे मध्य प्रदेश में ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहां पर तुक्का लगाने का बहुत बड़ा फायदा होता है। ओके, लेकिन एसएससी, सीएचएसएल हुआ, सीजीएल हुआ, इन सभी में तुक्का नहीं लगाया जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित इसमें भी करना है। ये इसमें महाजनपद दी है और आधुनिक क्षेत्र दिए हैं। ये आधुनिक क्षेत्र है, यहाँ आधुनिक क्षेत्र लिखा है, आधुनिक क्षेत्र। और यहाँ दूसरे नंबर पे लिखना है इलाहाबाद। ठीक है, तो इसमें जो महाजनपद है दूसरी, उसकी क्या है? आधुनिक क्षेत्र है। तो इसका आंसर बताइए क्या है? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? इसका आंसर क्या है? जीनियस चांद जी, ए। और बताइए, इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मतलब ए का, यानी मगध का पटना, वत्स का इलाहाबाद, कौशल का अवध, और अवंती का मालवा। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी ग्रीवरेज या राजगृह, ऑप्शन डी चंपा। मगध की कौन सी प्रथम राजधानी थी? इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। पाटलिपुत्र, वैशाली, ग्रीवरेज या राजगृह या चंपा? सी, जीनियस जी, सी, ऋचा, सी। और बताइए, सी, शिवानी, सी। ओके, तो इसका सही आंसर है सी, ग्रीवरेज या राजगृह। और ये किसने बनाया था इसको राजधानी? हर्यक वंश का जो राजा था बिंबिसार, जैसा मैंने बताया 544 ईसा पूर्व में इसने इस राजधानी को बनाया था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? कौन सा ऐसा शासक था जिसने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था?
ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी कनिष्क। उदयन या कनिष्क, बताइए इसका आंसर। जीनियस चांद उदयन, बिल्कुल सही। और ऐसा कौन सा शासक था जिसने पाटलिपुत्र सबसे पहले उदयन ने क्या किया, पाटलिपुत्र नगर को बसाया, इसके बाद उसने क्या किया, उसको राजधानी बना लिया। और उदयन किसका बेटा था, अजातशत्रु का। और उदयन का बेटा था क्या, शिशुनाग, नहीं, इसका बेटा होना चाहिए नागदशक। उदयन का बेटा था नागदशक। ओके, तो इसका आंसर है उदयन। अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किसमें है, महाभारत में है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है अंगुत्तर में है, ऑप्शन सी छांदोग्य में है, ये उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन डी संयुक्त निकाय में है। किसमें है, इसका आंसर क्या है, बी, 21 का बी। और बताइए ऋचा शर्मा, बी, बिल्कुल बी, जीनियस जी, बी, इसका आंसर बी। ओके, यानी बी इसका आंसर है, 21 का आंसर है बी। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। मगध का ऐसा कौन सा राजा था जो सिकंदर का समकालीन था। ऑप्शन ए महापद्म नंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी सुकल्प। यहां कुछ और कर लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार। ओके, तो महापद्म नंद या घनानंद या बिंबिसार या चंद्रगुप्त मौर्य। जीनियस जी, चंद्रगुप्त कहां से आ जाएगा, बी, बिल्कुल सही। घनानंद का जो समकालीन था वो कौन था, सिकंदर का समकालीन था घनानंद। ओके, इनकी अच्छी मित्रता थी। ओके, तो 22 का है, 22 का क्या है आंसर, बी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। ऑप्शन ए चौथी सदी ईसा पूर्व में, या छठी सदी ईसा पूर्व में, या ऑप्शन सी है दूसरी सदी ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी है पहली सदी ईसा पूर्व में। बताइए इसका आंसर, चौथी सदी ईसा पूर्व, छठी सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व या पहली सदी ईसा पूर्व। इसका आंसर है छठी सदी ईसा पूर्व में। मगध साम्राज्य की बात करें तो मगध साम्राज्य में 4 साम्राज्य हुआ करते थे। जो पहला था बृहदत्त वंश, दूसरा था हर्यक वंश, इसके बाद तीसरा था शिशुनाग वंश और चौथा था नंद वंश। ये सभी छठी सदी ईसा पूर्व में इनका साम्राज्य का क्या हुआ था, उत्कर्ष हुआ था। अगला प्रश्न है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारणों में से कौन से कारण थे। जो सिकंदर ने भारत में सफलता प्राप्त की थी, इस सफलता के कारण क्या थे। ऑप्शन ए, फर्स्ट पॉइंट, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सेकंड है, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। थर्ड है, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, या वह एक अच्छा प्रशासक था। ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी है सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ, और डी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये सभी। बताइए इसका आंसर क्या है, ऑल। जीनियस जी, ऑल। क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है डी, यानी सभी।
सभी विशेषताएं थी जो सिकंदर को सफलता देने में, जीत हासिल करने में, ये सभी विशेषताएं थी जो भारत में विद्यमान थी उस टाइम पे। ओके, अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें सूची में प्रद्योत दिया है, उदयन दिया है, प्रसेनजित दिया है और अजातशत्रु दिया है। और इसमें दिया है क्या, राजधानियां दी हैं, वत्स है, मगध है, अवंती है, कौशल है। ये उनके साम्राज्य का जगह दिया है। तो इसका आंसर बताइए क्या है। ऑप्शन ए है या बी है या सी है या डी है। पच्चीस का सी, इसका आंसर है सी। सी यानी ए का तीसरा और बी का दूसरा, ए का तीसरा, बी का दूसरा और सी का चौथा और डी का फर्स्ट। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था ना, तो वो मगध में था। ओके, तो इसका आंसर है सी। छब्बीस, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। कौन था? साइरस था या कालिंगम था या डेरियस था या जेरियस छायस था? बताइए इसमें कौन सा है? इसका आंसर है सी, डेरियस। इसका आंसर है सी, डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव जो गणराज्य के साथ युद्ध हुआ, मगध के राजा अजातशत्रु का क्या है? मगध के राजा अजातशत्रु का युद्ध हुआ इसको स्किप करते हैं, इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा मिस्टेक है। बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार एक ऐसा रथ जिसने गदा जैसा हथियार चुना था, जिसका नाम था महाशिलाकट्टम, फेंकने वाला एक हथियार था, ये कौन से शासक द्वारा किया गया था? ये महाशिलाकट्टम हथियार फेंकने का, जिसको महाशिलाकट्टम हथियार फेंकने का जिसके पास ये योग्यता थी, ऐसा कौन सा शासक था? इसके लिए क्षमा चाहते हैं सभी से। ओके, तो ये जो हथियार फेंकने की योग्यता थी महाशिलाकट्टक, वह कौन सा ऐसा शासक था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी उदयन। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? क्वेश्चन बड़ा है, हाँ क्वेश्चन तो बड़ा है, लेकिन इसमें यह है कि महाशिलाकट्टक जो हथियार था उसको फेंकने का योग्यता थी, वो कौन से शासक के पास थी? ऐसा इसका आंसर, इसका क्वेश्चन बनना चाहिए। महाशिलाकट्टक हथियार को फेंकने की योग्यता कौन से शासक के पास थी? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी उदयन। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है
कालासो, वो सॉरी अजातशत्रु। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार आज के हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। और हमने देखा और समझा सभी प्रश्नों को, और हर प्रश्न में हमने 2 से 3 प्रश्न बनाए हैं, और सभी से विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और फिर से हमारी संस्था की तरफ से एक आप लोगों के लिए अनुरोध के तौर पर एक आभार है, उसको मैं फिर से पढ़ देता हूं। हमारे द्वारा जो सृजन में योगदान दिया जा रहा है, यदि आपको ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी सृजनात्मक पहल आपके सपनों को एक नई उड़ान दे रही है या दे सकती है, और आप हमारे संस्थान को कुछ मौद्रिक योगदान करना चाहते हैं, तो अवश्य करें, जिससे आपके सपनों को वास्तविक धरातल पर उतारने में हमारी प्रतिबद्धता और मजबूत बने। इसके लिए योगदान कर सकते हैं। हमारे UPI, पेटीएम, फोनपे, गूगल पे नंबर है 8826315655। थैंक यू, धन्यवाद।